सभी को जय माता की। एक बार आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं अगली वीडियो में आपको गूंगापन या वाणी दोष से संबंधित योगों के बारे में, उनके होने के कारण या उनके होने की अवधि या हो जाने के बाद उनको कैसे ठीक किया जा सकता है, इसके विषय में विस्तृत रूप से बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, फिर से बता रहा हूं कि वाणी दोष और श्रवण शक्ति, इन दोनों का बहुत बड़ा संबंध है, यानी एक दूसरे के पूरक है। यदि वाणी दोष होता है, खासकर जब एकदम से गूंगापन हो जाए, तो बहरेपन की संभावना भी बढ़ जाती है, या किसी को बहरापन है तो गूंगापन होने की भी संभावना अत्यधिक हो जाती है। इस विषय पे चर्चा करने का लक्ष्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है, या किसी की कमियों को बताना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ज्योतिष शास्त्र में जिन कारणों से यह रोग या योग उत्पन्न होता है, उसको जानकर हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, या उन उपायों को करके आप उन समस्याओं को कैसे दूर कर सकते हैं, इसी विषय पे प्रकाश डालना एकमात्र लक्ष्य है। और इसको आप बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि यदि वाणी में समस्या हो गई, चाहे वो किसी प्रकार की समस्या हो, बोलने में रुकावट हो, हकलापन हो, तोतलापन हो, या बिल्कुल ही गूंगापन हो जाए, यह एक इतना बड़ा कष्टकारी योग है कि इंसान के सारी योग्यता और क्षमता को शून्य कर देता है। क्योंकि जब हम अपने भावनाओं को व्यक्त ही नहीं कर पाएंगे, तो हमारा ज्ञान और विज्ञान सब कुछ शून्य के बराबर है, यानी एकदम शून्य है। हालांकि आज के युग में, आज के भौतिक युग में, इसके भी कई सारे साधन हैं कि हम अपने भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, किंतु कहीं ना कहीं पूर्णता की कमी व्यक्ति स्वयं ही महसूस करता है। इसलिए इस योग पे चर्चा आवश्यक है और विस्तृत चर्चा की जरूरत है। आप इसको बड़े ध्यान से सुनिए और अपने या अपने परिचितों के कुंडली में देखिए, या किसी उचित विद्वान से अपनी कुंडली दिखाइए। यदि आपके परिवार में या आपके घर में किसी को समस्या है तो किन कारणों से है, और उसको ठीक करने का उपाय भी आपको बताऊंगा कि किन उपायों को करके आप उसको सामान्य रूप से ठीक कर सकते हैं, या कम से कम आंशिक लाभ तो आपको मिल ही जाए। आगे बढ़ने से पहले एक बात ध्यान रखिए कि वाणी के कारक बुध ग्रह को माना गया है, और दूसरे भाव को भी वाणी का भाव माना गया है। यदि यह दोनों प्रभावित हो गए, यानी यदि नकारात्मक प्रभाव से प्रभावित हो गए, तो आपको वाणी दोष तो उत्पन्न होना ही होना है, चाहे कारण कुछ भी हो या वाणी दोष का स्तर कुछ भी हो, आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से। बिना इन दो कारणों के, यानी बुध और द्वितीय स्थान, बिना इनके दुष्प्रभावित हुए आपके वाणी पर कोई खास बड़ा दुष्प्रभाव नहीं पड़ सकता है। इसलिए ध्यान रखें कि यदि बुध उच्च के हों, यानी कन्या राशि के हों, या तीसरे राशि के यानी मिथुन राशि के भी स्वामी हों, और चाहे वैसे भी सामान्य स्थितियों में बलवान हो, तो लगभग यह वाणी में मजबूती, प्रखरता या ओज पैदा करते हैं, यानी आप अपने वाणी से अपने आप को सर्वोच्च स्थान पर पहुंचा सकते हैं। इतना ही नहीं, बुध का अच्छा हो जाना आपको व्यापारिक रूप से भी सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाते हैं। तो पहले वाणी के विषय में चर्चा करते हैं, बाकी चर्चाएं तो फिर बाद में करेंगे। तो ये ध्यान रखिए कि बुध, चाहे कुछ भी कारण हो, बुध को बड़े ध्यान से देखिए अपनी कुंडली, बुध की स्थिति क्या है और दूसरे स्थान की स्थिति क्या है। बाकी भी सैकड़ों कारक होते हैं जिनके कारण वाणी दोष या गूंगापन, आप जिसको डमनेस या स्पीचलेसनेस भी कह सकते हैं, यह कब पैदा होता है, अब इस पे विस्तार से जानकारी देते हैं। यदि किसी जातक का जन्म अमावस्या को हुआ हो, यानी चंद्रमा लगभग अस्त हो, और कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशियों में सूर्य बैठे हों, और साथ ही सूर्य को देख रहे हों, तो व्यक्ति को स्पीचलेसनेस यानी गूंगापन की शिकायत हो सकती है। इसमें एक बात ध्यान रखें, इसका ज्यादातर प्रभाव
जब बुध की विंशोत्तरी में चंद्रमा का अंतर्दशा या चंद्रमा की विंशोत्तरी में बुध का अंतर्दशा आता है, तब यह ज्यादा प्रभाव दिखाता है या ज्यादा प्रभावशाली होता है। एक बात और ध्यान रखिए, सिर्फ इन दो कारकों से या अन्य ग्रहों की मजबूती से भी यह योग कमजोर या बलवान हो सकता है। इसीलिए एक पक्षीय कुंडली देखकर आप परेशान बिल्कुल नहीं हो। बुध और रोग भाव के स्वामी यानी षष्ठेश यदि एक साथ किसी भी भाव में बैठे हों तो व्यक्ति को वाणी दोष होने की संभावना बिल्कुल मजबूत हो जाती है और लगभग वाणी दोष उत्पन्न हो ही जाता है। एक और योग की बात करते हैं। एक बार फिर से षष्ठेश यानी रोग भाव के स्वामी और बुध यदि एक साथ लग्न में बैठे हों तो भी व्यक्ति को वाणी दोष या गूंगापन की शिकायत हो सकती है। एक और योग, वृश्चिक राशि और मीन राशि में यदि एकाधिक पापग्रह स्थित हो और चंद्रमा अस्त होकर वृष राशि में यानी अपने उच्च राशि में बैठे हों तो भी यह समस्या अवश्य होती है। किंतु एक बात अवश्य ध्यान रखें कि मीन और वृश्चिक राशि में बैठे पापग्रहों पर शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो व्यक्ति को बाल्यावस्था में यानी 5 वर्ष की उम्र तक वाणी दोष रहता है, किंतु 5 वर्ष के बाद वाणी दोष में पूर्णतः सुधार होने लगता है। 5वें योग की बात करते हैं। यदि किसी जातक का जन्म शुक्ल पक्ष के पंचमी के पूर्व हुआ हो और चंद्रमा और मंगल एक साथ लग्न में बैठे हों तो भी यह योग यानी वाणी दोष का योग अवश्य उत्पन्न होता है और इससे व्यक्ति प्रभावित भी होता है। छठे योग की बात कर लेते हैं। यदि चौथे स्थान में सूर्य, छठे स्थान यानी रोग भाव में पापग्रह और कर्क राशि, वृश्चिक राशि या मीन राशि के बुध को यानी इन राशियों में बुध बैठे हों और इनको चंद्रमा देख रहे हों तो भी वाणी की समस्या अवश्य उत्पन्न होती है। अब इन ग्रहों पे यदि कुछ शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो यह पूर्णतः गूंगापन नहीं होता है, सिर्फ आंशिक वाणी दोष ही उत्पन्न होता है। एक और योग की बात करते हैं। यदि द्वितीय भाव के स्वामी यानी द्वितीयेश अस्त होकर या नीच राशिगत होकर पाप ग्रहों से युक्त हों और शनि और सूर्य और बुध का योग किसी भी भाव में सिंह राशि के अंतर्गत हो यानी सूर्य और बुध सिंह राशि में बैठकर किसी भी भाव में बैठे हों तो भी व्यक्ति को वाणी दोष की समस्या अवश्य होती है। और यदि छठे भाव में यह योग बन जाए तो व्यक्ति को स्पीचलेसनेस भी हो सकता है यानी व्यक्ति गूंगापन का शिकार भी हो सकता है। एक और योग की बात करें। सिंह राशि में बुधादित्य योग बन रहा हो तो यह मान के चलिए कि बहुत बड़े चमत्कारिक ढंग से या अन्य ग्रहों के अति प्रभावशील होने के कारण व्यक्ति वाणी दोष से बच जाए तो चमत्कार ही है, अन्यथा ऐसे व्यक्तियों को वाणी दोष तो अवश्य प्रभावित करता है। एक और योग, द्वितीयेश और बुध जितने ज्यादा बलवान होंगे वाणी में उतनी ही प्रखरता आएगी यानी ओजस्विता पर आएगी, यानी आप एक अच्छे भाषक हो सकते हैं, आप अच्छी भाषण दे सकते हैं। किंतु द्वितीयेश और बुध जितने ज्यादा कमजोर होते चले जाएंगे वाणी में समस्याएं उतनी ही अत्यधिक मात्रा में बढ़ती चली जाती हैं, खासकर यदि छठे भाव या द्वितीय भाव में सिंह राशि के अंतर्गत बुधादित्य योग बन जाए। एक और योग, गुरु, सूर्य और बुध, इनकी युति भी कई बार वाणी दोष को उत्पन्न करती है और व्यक्ति वाणी दोष से प्रभावित हो जाता है। द्वितीयेश यदि अष्टम भाव में हो तो भी वाणी दोष
अवश्य उत्पन्न होता है। एक और योग, यदि द्वितीय दुर्भाग्यवश यदि बुध हैं और केतु के साथ बैठकर शनि की दृष्टि से प्रभावित हैं तो भी वाणी दोष होने की संभावना बढ़ जाती है। वैसे तो वाणी दोष होने के हजारों कारण हैं और हजारों योग हो सकते हैं। इस पे अत्यधिक चर्चा फिर अगले वीडियो में। अब मैं आपको बताऊंगा कि यदि वाणी दोष उत्पन्न हो ही गया है तो उसका उपाय क्या हो सकता है, यानी उसको ठीक करने के लिए आपको क्या क्या उपाय करना चाहिए जिससे आपको उचित लाभ मिले और आप वाणी दोष से मुक्त होकर अपना जीवन सामान्य रूप से जी सके। एक बात का ध्यान दीजिए कि बुध का औषधीय पौधा चिड़चिड़ा भी है, यानी हवन सामग्री में चिड़चिड़ा को ही बुध का हवन सामग्री माना जाता है। और चिड़चिड़ा का पंचांग उसको कई जगह चिड़चिड़ा भी बोलते हैं। संस्कृत में अपामार्ग कहते हैं। अपामार्ग के पंचांग यानी उसका जड़, तना, फूल, फल और पत्ते, पंचांग का रस यदि निकालकर शहद के साथ में पीपल के वृक्ष में 45 दिनों तक अर्पित किया जाए तो यह वाणी दोष को ठीक करने के लिए, इतना ही नहीं बल्कि गूंगापन को ठीक करने के लिए भी एक बहुत बड़ा चमत्कारिक उपाय है। इसको अर्पित करते समय यदि आप श्री गणेश अथर्वशीर्ष या श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते रहें तो यह बहुत ही तेजी से काम करता है और बहुत ही उत्तम फलदायी होता है। एक दूसरा उपाय बताते हैं आपको। यदि 1008 दुर्वा से गणपति जी का 12 दिनों तक सहस्रार्चन यानी गणेश सहस्त्र नाम से एक एक नाम का उच्चारण करते हुए एक एक दुर्वा आप यदि लगातार 12 दिन तक गणेश जी को अर्पित करते हैं, यह भी वाणी दोष ठीक करने के लिए एक उत्तम उपाय हो सकता है। यदि आप बाकी ग्रहों का ध्यान नहीं दे सकते हैं तो अपनी कुंडली का विचार अच्छे से करवाइए और द्वितीयेश, तृतीयेश और बुध यदि आप इनका भी वैदिक विधि विधान से शांति करवा लेते हैं तो यह भी वाणी दोष को ठीक करने के लिए, इतना ही नहीं गला, फेफड़ा आदि के समस्याओं से भी निजात पाने के लिए एक बहुत ही उत्तम उपाय है। एक और आसान उपाय बताता हूं आपको। यदि चिड़चिड़ा के तने का दातून वाणी दोष से प्रभावित व्यक्ति यदि लगातार 41 दिन तक करे और प्रतिदिन बुध के मंत्र का जप यानी ओम बुम बुधाय नमः इसका प्रतिदिन जप करे और 41 दिन तक चिड़चिड़ा के तने का दातून करता रहे, यह भी एक चमत्कारिक उपाय है। यदि अश्लेषा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र और रेवती नक्षत्र में बुध के मंत्रों का 11-11 माला जप किया जाए, यह भी एक चमत्कारिक उपाय है, क्योंकि बुध को अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्रों का स्वामी भी माना गया है और इन नक्षत्रों में किया गया बुध का उपाय बहुत ही प्रभावशाली होता है। एक और आसान उपाय आपको बताता हूं। यदि आप इतना कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो बुधवार से प्रारंभ करके, यानी शुरुआत आपको बुधवार से करनी है। बुधवार से प्रारंभ करके ओम बुम बुधाय नमः इस बुध के मंत्र का 36,000 जप, सामान्यतः 9,000 जप विद्वानों ने बताया है, किंतु 36,000 यानी 9,000 का चौगुना 36,000 आप जप कर लें और फिर चिचिड़ा और शुद्ध घी से इसका दशांश हवन करें। स्वयं नहीं कर सकते हैं तो किसी विद्वान को बुला के उनसे अवश्य करवाएं। यदि यह उपाय भी करते हैं तो आपको अपने वाणी के प्रभाव में निखार अपने आप ही महसूस होगा, यानी आपको स्वयं प्रतीत होगा कि कहीं न कहीं आपकी वाणी प्रभावशाली होती जा रही है और सारी समस्याएं धीरे धीरे ठीक होने लगेंगी। यदि बुधवार को, एक और बिल्कुल आसान उपाय बता रहा हूं, यदि बुधवार को अश्लेषा नक्षत्र पड़ जाए, उस दिन यदि चिड़चिड़ा के पौधे का जड़ निकालकर प्राण प्रतिष्ठित करवाकर
और उसको हरे धागे में गले में धारण किया जाए। यह भी एक बहुत ही आसान और प्रभावशाली उपाय है। इसको भी करके देखिए, आपको बहुत ही लाभ होगा और आपकी लगभग सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। यदि आप पूजा पाठ में ध्यान लगा सकते हैं तो वाणी दोष को ठीक करने के लिए सबसे उत्तम उपायों में सरस्वती स्तोत्र या सरस्वती का मंत्र भी है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। एक बार सरस्वती मंत्र आपको पुनः बता दे रहा हूं। वैदिक मंत्र है ओम पावकानः सरस्वती बाजे भिर्वाजिनीवती यज्ञम वस्तु धिया वसु। यह वैदिक मंत्र है। और इसके साथ ही यदि आपको बड़ा मंत्र लगे तो एक छोटा मंत्र बता दे रहा हूं, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ये दोनों में से जो भी आसान लगे इसका आप नियमित जप करें। यह भी एक चमत्कारिक उपाय है। यदि छोटे बच्चों को शिकायत है तो उनके माता पिता या पुरोहित द्वारा भी कराया जा सकता है। यदि सरस्वती मंत्र के पाठ के बाद शंख फूंकने का आदत डाल लिया जाए तो शायद यह सर्वोत्तम उपाय होगा। एक और आसान उपाय बता रहा हूं। किन्नरों को, यानी थर्ड जेंडर, हम जिनको किन्नर बोलते हैं, यदि उनको आप हरा वस्त्र, हरा अन्न और चांदी के गहने, आप अत्यधिक दान नहीं कर सकते हैं तो बिछिया जैसे भी कुछ छोटी चीजें भी दान कर सकते हैं, या चांदी के छोटे छल्ले भी दान कर सकते हैं। यानी चांदी का समावेश अवश्य होना चाहिए। तो ध्यान से फिर से सुन लीजिए। किन्नरों को यदि आप हरा वस्त्र, हरा अन्न और चांदी से बने कोई भी गहने दान करें तो भी यह बुद्ध के प्रभाव और वाणी के दुष्प्रभाव को ठीक करने के लिए चमत्कारिक उपाय है। कोशिश करें कि यह दान बुधवार को ही करें। वह इसलिए कि बुध ग्रह को भी नपुंसक ग्रह माना गया है, और यदि किन्नरों को आप दान करते हैं तो यह आपके लिए अत्यधिक प्रभावकारी हो सकता है। एक और आसान उपाय बता रहा हूं। यदि विष्णु सहस्रनाम का पाठ आप लगातार 101 दिन तक सिर्फ एक पाठ करते रहें, यह भी एक उत्तम उपाय है। एक और छोटा उपाय, यदि आप गाय को नियमित रूप से 41 दिन तक हरा चारा दें और चारा अर्पित करने के बाद में चरण स्पर्श अवश्य करें, यह भी एक चमत्कारिक उपाय हो सकता है और आपको वाणी से संबंधित चाहे वो गूंगापन ही क्यों न हो, उसमें भी चमत्कारिक रूप से लाभ हो सकता है। तुलसी के पौधे लगाना और तुलसी के पौधे के पास सूर्यास्त के समय यानी संध्या बेला के समय शुद्ध घी का दीपक लगातार 41 दिन तक जलाना, यह भी एक बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। एक बड़ा उपाय बता रहा हूं लेकिन लगभग सटीक उपाय है और अत्यधिक लोगों को यह फायदा भी किया है, इसलिए इस उपाय को ध्यान से आप नोट कर लें। दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र है, ओम इत्युक्तासा तदा देवी गंभीरांतः स्मिता जगौ दुर्गा भगवती भद्रा ययेदम धार्यते जगत। यह दुर्गा सप्तशती का मंत्र है। इसका यदि स्वयं या किसी विद्वान द्वारा 21,000 जप करवा के और शहद और पान के पत्ते का हवन यदि आप करा दें तो यह एक चमत्कारिक उपाय है। थोड़ा सा और मुश्किल, यदि आप इसी मंत्र से संपुटित दुर्गा सप्तशती का 10 पाठ करवा दें। सामान्यतः लोग 9 पाठ करवाते हैं, लेकिन आपको 10 पाठ करवाना चाहिए और यथासंभव हवन। इन उपाय को यदि आप कर लेते हैं तो असंभव प्रतीत होने वाला वाणी दोष भी आसानी से ठीक हो सकता है। और यह लगभग एक ऐसा उपाय है कि जिसको सैकड़ों विद्वानों ने आजमाया है और इसमें सफलता भी मिलती है। यदि आप किसी विद्वान से करवाने में सक्षम नहीं हैं तो स्वयं ही, या यदि छोटे बच्चे हैं तो उनके माता पिता इस मंत्र को ध्यान से नोट कर लें और सारे नियमों का पालन करते हुए, यानी शुद्ध भोजन शुद्ध आचरण, आहार विहार का ध्यान रखते हुए इसका नियम पूर्वक 21,000 तक जप अवश्य पूर्ण करें
और इसका चमत्कार आप स्वयं ही देखेंगे। और भी काफ़ी उपाय हैं, लेकिन इतने उपाय काफ़ी हैं। इनमें से यदि आपने एक भी उपाय कर लिया तो लगभग आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और जब भी वाणी या श्रवण शक्ति से संबंधित समस्याएं दूर होती हैं तो फेफड़े और गले से संबंधित समस्याएं भी स्वयं दूर हो जाती हैं। इसीलिए उन उपायों को ध्यान से करिए, आपको कई सारे लाभ एक साथ मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।